हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार लैब पर। कैसे हैं आप सभी साथी। एक बार बता देना भाई, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी साथियों को। एक बार फटाफट से कंफर्म कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के जितने भी एग्जाम्स आगे अलाइंड हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे एनटीपीसी की भर्ती हो, या आप लोगों का नेक्स्ट आने वाले यूपी की कांस्टेबल और एसआई की भर्ती, जितनी भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, तो इन सब के अंदर मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है। और मेरे हिसाब से इसको सीखने के लिए हमको ना बहुत पहले से चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से जस्ट पहले जब हम शुरू करते हैं ना, तो हम चीज़ों को कभी भी पूरा नहीं सीख पाते, है ना। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि एग्जाम से काफ़ी पहले आप चीज़ों को, जैसे आप अगर आज से चीज़ों को शुरू करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा समय एसएससी जीडी के लिए भी है, यूपी के जो एग्जाम्स आने हैं दोबारा से कांस्टेबल एसआई उनके लिए है, या आपका एनटीपीसी के लिए भी है ना। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कराने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस जनरली काफ़ी एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी साथी एक बार मुझे बता देना भाई, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, ऑडियो वीडियो सब चीज़ें क्लियर हैं। फटाफट से हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से एक बार देखिएगा। ये कह रहा है 19 की पावर 300, 19 की पावर 300, इसको अगर हम 20 से डिवाइड करें। देखो, इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है, इसके अंदर क्या होता है, जिस संख्या से आप लोग डिवाइड कर रहे हो वो एक प्लस में होता है या फिर एक माइनस में होता है। तो ज्यादातर आपको ये केस देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 से अगर 19 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा -1। और -1 यहाँ पे कितनी, इसकी पावर कितनी है, 300। तो 300 बार ऐसा होगा। अब माइनस की पावर में जब भी कोई सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है, तो इसका मतलब हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात को समझ गए। अच्छा सर, अगर यहाँ पे 300 की जगह 301 होता तो क्या करते। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, 19 की पावर 301 और इसको आपने 20 से डिवाइड करना रहता, तो इस केस में आप मुझे बताना, इस केस में आप मुझे बताना यहाँ पे जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो क्या हो जाता है। तो सीधा सीधा सा काम करना है आपको। 20 से डिवाइड करेंगे 19 को तो आपके पास क्या आएगा, -1। और माइनस की पावर में जब भी कोई ओड नंबर, विषम संख्या आती है, तो आपको यहाँ पर -1 लिखना होता है। अब ऑप्शन में अगर आपके पास में लिखा होता 1, 21, 19, 18, तो इसमें से कौन सा आंसर आप लोग सही करते हैं, इसमें से कौन सा आंसर आप लोग सही करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे माइनस में जब भी आपके पास रिमाइंडर आ जाए तो क्या करना है, जिससे तुम लोग भाग दे रहे हो, जैसे तुमने 20 से भाग दिया तो उस चीज को इसके अंदर जोड़ो। तो -1 + 20 करेंगे तो हमारे पास फाइनल चीज क्या आएगी, 19 आएगा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 आपके सवाल का उत्तर हो जाता है। 19 यानी कि 19 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी साथी फटाफट से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, ट्राई करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहां मैं करा रहा हूं ना, सब एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस वही मिलते हैं ऑलमोस्ट जो आपने पढ़े होते हैं चीजें, बस टाइम आप लोग वहां पे सॉल्व करने में ज्यादा ले लेते हो, इस कारण से दिक्कत आती है। तो हर क्वेश्चन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है ना। वो चीज पता होगी तो आप फटाक से कर लोगे। तो ये कह रहे हैं, एक आदमी ने 12.5% की हानि पर बेचने के स्थान पर 12.5% के लाभ में बेचा, तो उसको 13 रुपए अधिक मिले। मान लो 100 रुपए कोई आइटम है, ठीक है, आपने पहले उसको 12.5% की हानि में बेचा और दूसरे केस में आपने उसको 12.5% के प्रॉफिट में बेचा। तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस यहां से निकला वो निकला 13 रुपए। अगर वैसे में यहाँ पे डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा भैया, ये तो 12.5 इधर है, ये 12.5 इधर है, तो 12.5 और 12.5 कितना हो गया, 25%। तो यहाँ पर 25% का डिफरेंस हो गया, जो कि आप लोगों को किसके बराबर दिया गया है, 13, जो कि आपको किसके बराबर दिया गया है, 13 के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी,
13/25। अगर आपको सीपी पूछता है, कॉस्ट प्राइस पूछता है, क्रय मूल्य पूछता है, तो आप लोगों को 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर सीधा सीधा सा 4 से कटेगा, 13 चौके 52 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 52 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है मैथ्स को सीखने की, जिसके अंदर सबसे पहले हमको चीजों को सीखना होता है, चैप्टर्स को पढ़ना होता है, उसके बाद में हमको उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है हर चैप्टर के ऊपर। देन उसके बाद क्या करना है, अपने को पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट जब तक नहीं लगाते हैं तब तक एग्जाम के हिसाब से चीजें तैयार नहीं हो पाती हैं। तो ये दिक्कत रहती है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, कुछ बच्चे टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं। तो जिसकी जहां पे कमी है उसको पूरा करें, है ना। जैसे मैं आपको ये बोलूं भैया, किसी आर्टिकल को सपोज मैंने 12% के लॉस में बेचा, अगर मैं उसको 480 रुपए ज्यादा में बेचूं, 480 रुपए अगर मैं उसको ज्यादा में बेचूं, तो यहां पर मुझे 4% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए 5% के प्रॉफिट के लिए, 5% के प्रॉफिट के लिए मुझे उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, मुझे उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहां पे आपको एक लॉस और एक प्रॉफिट दिया हो तो डायरेक्ट डिफरेंस निकलेगा। कैसे निकलेगा, 12 और 4 को जोड़ो 16%, और जो कि आपने बता दिया 480। तो यहां से अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, यानी कि 30। और इसने यहां पे कहा कि सेलिंग प्राइस 5% के प्रॉफिट पे, 5% के प्रॉफिट का मतलब है 105 की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि हो गई 315, और आगे लगा जीरो। तो 3150 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 3150 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। हर क्वेश्चन पे, हर सवाल पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जब सवाल आपके सामने आए तो आपको उस क्वेश्चन को देखते ही पता होना चाहिए उसका पूरा का पूरा जो रास्ता है, जो मैप है, जो तरीका है, वो क्या है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के तरीका ढूंढना शुरू करेंगे तो आप कभी भी पूरे सवाल नहीं करके आ सकते, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस के थ्रू सवालों को पहचानना सीखें, क्वेश्चन को जल्दी करना सीखें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जिसने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, एक दो बार इस तरह के सवाल किए हुए हैं, तो वो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में सॉल्व करेगा। हो सकता है दूसरा बच्चा भी इसको सॉल्व करे और उसको टाइम ज्यादा लग जाए। तो सारा का सारा खेल किस चीज का है दोस्त, टाइम का ही खेल है, समय का ही खेल है। अगर समय आप लोगों को यहां पे ज्यादा दे दिया जाए तो आप उन्हीं क्वेश्चन को आराम से कर लो। बट यही तो क्या बोलते हैं, एग्जाम है, यही तो रिजल्ट है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपको इतने परसेंट की छूट देने के बाद में इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट चाहिए, और आपको कभी भी पूछ ले कि अब यहां पे सीपी और एमपी का रेशो क्या आएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। डिस्काउंट कितना दिया इसने, 20%, तो 100 माइनस जितने परसेंट का डिस्काउंट है वो लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे एमपी में क्या लिखेंगे, 100 प्लस जितने परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस होगा तो यहां पर भी माइनस करना पड़ेगा। अब फाइनली अपने पास में कितना आ गया, 80, 100 और 12 कितना आ गया, 112। तो अपने पास में इसको मैं 16 से कैंसिल करूं तो 16 5 80 और 16 7 112। अब आप कहोगे सर रेशो तो पूछा ही नहीं इसने। कई बार रेशो पूछ लेता है और कई बार क्या पूछेगा कि मुझे ये बताइए कि सीपी से एमपी कितने परसेंट ज्यादा है। तो 5 रुपए की चीज है, आप 7 रुपए अंकित कर रहे हो, तो कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, 2 रुपए। किस पे, 5 पे। तो 2/5 इंटू 100, आप कहोगे सर 40% मेरा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। 40% मेरा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। अब परफेक्ट तरीका है, क्वेश्चन में अगर बहुत डिटेल में, बहुत बेस में जाएं, तो जब हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, तो उन टॉपिक के अंदर सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है भाई लोग।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन ये है। जैसे मैंने यहां पे कहा आप लोगों को 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 19, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर कितने होंगे, ये आप लोगों को बताना है। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये आप लोगों को बताना है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपको यहां पर पूछा जाए कि गुणनखंड कितने हैं टोटल, तब तो क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़ देते हैं सब में और उनको गुणा कर देते हैं, तो वो एक अलग मैटर हो गया। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आपके पास में है उनकी पावर को आप लोग ऐड कर देंगे तो आपके पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। वहीं अगर सवाल इस तरह का होता कि 6 की पावर में 7 इंटू 7 की पावर में 8, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, मुझे बताइए। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहां पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? लगाओ दिमाग सभी के सभी। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मेरा तरीका देखो ये है पढ़ाने का, जो ओनली प्रैक्टिस सेट भी पढ़ता है ना, उसको भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है, नए नए तरीके क्वेश्चन करने का मेथड पता चलता है। तो हर सवाल को कराने से पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं, जिससे जिस बच्चे को नहीं पता है उसको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि क्या चीज है, कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज तो 6 एक प्राइम फैक्टर नहीं है। 6 को आप तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 आएगा और ऊपर 7 पावर लिखी हुई है। 7 पहले से एक प्राइम फैक्टर है, एक अभाज्य संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 की पावर में भी 7 है और 3 की पावर में भी 7 है और 7 की पावर में 8 है। तो टोटल यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 7 7 14 और 8 22। 7 7 14 और 8 22, तो 22 यहां पे क्या हो जाएंगे आपके पास, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 22 यहां पे क्या हो जाएंगे भाई, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। कहानी समझ में आई आपको? अच्छा, क्वेश्चन क्या था? अब ये सवाल वैसे तो एनटीपीसी में आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सवाल सब एक ही होते हैं, किसी में भी आया हो, एग्जाम में हमारे आ सकता है। 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10, इसमें टोटल आप लोगों को प्राइम फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल आप लोगों को यहां पर प्राइम फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो 6 को तोड़ो, 2 इंटू 3 दोनों की पावर में आएगा। फिर 35 को तोड़ेंगे, 5 इंटू 7 दोनों की पावर 3 3 है। 11 पहले से ही प्राइम नंबर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 और 10 कितना आ जाएगा, 30। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे आपके पास 30। ठीक है, 30 आपके पास प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। 30 आपके पास में क्या बन जाएंगे, यहां पे प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर हो रही है बात सभी को? चलो, यहां तक ओके रिपोर्ट है, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, जितने इनके पावर होती है उन सब में एक जोड़ के और हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अगला सवाल ट्राई करो फटाफट से। इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि यार प्रैक्टिस सेट करने से इससे ज्यादा फायदा किसी और चीज से नहीं होता। प्रैक्टिस सेट जब आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, और वो भी मिक्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब मिक्स प्रैक्टिस, ये पेपर को पास करने का सबसे जो मेन फैक्टर होता है ना, वो ये होता है, सबसे जो मेन फैक्टर होता है। चलो देखो,
क्वेश्चन पढ़ लिया आराम से। कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा। देखो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फंडा जो होता है वो P गुणा R गुणा T बटे में 100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% की दर से। अब वर्ष का मतलब इसने टाइम यहां पे पूछा है, ये टाइम नहीं पता, लेकिन ये जो ब्याज है वो किसके बराबर है, 5 वर्ष में 4% 6,000 के बराबर, यानी कि 6,000 रुपए 5 वर्ष और 4% की रेट, इसके बराबर ब्याज हमको मिलता है, इसके बराबर ब्याज हमको यहां पर मिलता है। तो 100 से हमने 100 कैंसिल कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से आपने कैंसिल किया, 6 को 2 आया, 2 को 4 से गुणा किया 8 आया, 8 से 8 कट गया, तो टी बराबर आपके पास में कितना आ गया 5। तो यानी कि 5 वर्ष के अंदर ऐसा होना पॉसिबल है। अब यहां पे क्या करता है, दो कंडीशन दे देगा, चाहे तो यहां से आपके लिए जो रेट है वो मिसिंग कर सकता है, ठीक है, चाहे तो आपके लिए यहां पर रेट मिसिंग कर सकता है, यहां पे टाइम मिसिंग कर सकता है, यहां पे प्रिंसिपल मिसिंग कर सकता है, और यहां पे आप लोगों के लिए कुछ भी एक चीज मिसिंग कर सकता है। मतलब कि इन 6 में से कोई भी एक वेरिएबल, जैसे वो क्वेश्चन नहीं आता चेन रूल वाला, इतने आदमी इतने घंटे इतने दिन में काम करते हैं, तो उसमें से एक चीज पूछता है वो आपसे, तो वो सेम कहानी यहां पे होती है। यह आ जाता है आपके लिए फ्रैक्शन बनाना, यानी कि बार नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। तो मैं आप लोगों को पूछता हूं 0.434343, मुझे बताओ इसको मुझे भिन्न में चेंज करना है, मतलब अभी तो ये पॉइंट में है, दशमलव में है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, किसमें चेंज करना है, मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, भिन्न में। तो देखो आपको ये पता है कि यहां पर रिपीट क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 4 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 4 3 इस तरह से। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद उतनी बार आपको नीचे 9 लिखना पड़ेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख दूं 0.433333, अगर ये चीज आ जाए तो इसका यहां पर क्या बनेगा, अगर ये चीज आ जाए तो इसका यहां पर क्या बनेगा मामला। देखो इसमें क्या है 0.4, और इसके बाद में सिर्फ 3 पे बार है, 4 पे बार नहीं है, ध्यान रखना। जब पॉइंट के बाद सभी डिजिट पे बार ना हो, कुछ पे बार हो और कुछ पे नहीं हो, तो क्या करना है, ध्यान से समझना। आपको यहां पर पूरी संख्या लिखनी है, जैसा कि आपने लिख दिया 43। अब इसमें से घटाना वो है जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर, तो नॉन बार नंबर को इसमें से माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। अब क्या करें, आप जितने डिजिट के ऊपर बार हैं उतनी बार तो आपको 9 लिखना है, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार आपको 0 लिखना है, उतनी बार आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये हो गया 43 में से 4 गया 39, 39 बटा में 90। चाहो तो आप इसको 3 से और काट सकते हो, ऑप्शन में नहीं दिया हो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये बात समझ में आ गई तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दो क्या होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 0.468 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, पहले कंप्लीट लिखा, माइनस इसमें से नॉन बार नंबर हमने लिखा 4। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे,
जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। तो 464/990, 464/990, ठीक है ना, 464/990 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसा सवाल आएगा तो फटाक से अब आपके दिमाग में आ जाएगा, कर सकते हो आप लोग। एग्जामिनेशन पे पास फेल पे आधारित ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस के अंदर इस सवाल को पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, देखिए, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। एक छात्र 30% अंक ले आया और 108 नंबर से फेल हो गया। मतलब हमको इसको अगर पास कराना होता तो हमको इसमें 108 नंबर और जोड़ने पड़ते। इसमें एग्जैक्ट पूरा पूरा पास हो जाएगा, वो एग्जैक्ट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई छात्र 52% ले आए, 52% ले आए और उसके बाद में वो जितने चाहिए थे उससे 24 नंबर ज्यादा हो गए, तो आप 52% में से अगर 24 नंबर घटा दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा पूरा पास। तो ये भी पूरे पूरे पास के बराबर है और ये भी पूरे पूरे पास के बराबर है। तो जब दोनों चीजों से वो पूरा पूरा कंप्लीटली एग्जैक्ट पास हो रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। दोनों को बराबर रख दोगे दोस्त तो होगा क्या, 52 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 22, और 24 इधर एक आके 108 में जुड़ेगा तो ये हो गया, ये इससे कटेगा 6 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अगर वो पूछता परीक्षा कितने नंबर की है टोटल, तो आप कहते 100%, 100% का मतलब कितना हो गया, 600। 100% का मतलब कितना हो गया, यहां पर 600 हो गया। 100% का मतलब यहां पर कितना हो गया, 600 हो गया। लेकिन आपको उसने क्या पूछा, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। तो देखो यार, पास होने के लिए आपको 30% नंबर तो चाहिए ही चाहिए फॉर श्योर, और प्लस में 108 नंबर और चाहिए। अब 30 से तो प्लस आएगा आपका आंसर। अच्छा, 108 नंबर को हम परसेंटेज में कितना बोल सकते हैं ये बताओ। तो 6 नंबर पे आप 1% बोलते हो, तो 108 नंबर पे आप कितने परसेंट बोलोगे, 108 बटे में 6 यानी कि 18%। यानी कि 30% लाके आप 18% से फेल हो रहे हो, तो आप जब पास होगे तो आपको कितने परसेंट नंबर की आवश्यकता रही होगी, 48%। 48% नंबर की आप लोगों को यहां पर आवश्यकता रही होगी। जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ के देखता हूं। अगर कोई बच्चा 36% नंबर लेकर के आए, ठीक है, तो वो 32 नंबर से फेल हो जाता है। और अगर वह बच्चा 48% नंबर लेकर के आए तो वह 64 नंबर से पास हो जाता है। तो बताइए उसको पास होने के लिए एग्जैक्ट कितने परसेंट नंबर चाहिए, परसेंटेज पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए उसको कितने एग्जैक्ट कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए उसको, बताइए। देखो, 36% लाया, 32 नंबर से फेल हो गया, मतलब 32 इसमें जोड़ देंगे और इसमें 64 नंबर से पास हुआ था ये घटा देंगे। यहाँ पर अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो 12% आएगा, और 32 और 64 कितना होगा, 96 होगा। 32 और 64 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 12% की वैल्यू 96 है
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर टोटल पूछेगा कितने नंबर है तो 100% यानी कि 800 हो जाएगा। अब यहाँ पे पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पर 32 नंबर का परसेंटेज चाहिए। 8 नंबर पे अगर 1% है तो 8 चौके 32, 4 गुना है तो ये 4% के बराबर हो जाएगा 32। तो 32 की जगह आप 4% रखेंगे, 36 में 4% अगर आप जोड़ेंगे तो पास होने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कितना परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 40% की। तो क्लास का जो पीडीएफ है, जिन बच्चों के पास में क्लास का पीडीएफ नहीं पहुंचता है तो अमित सर लैब ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आप ज्वाइन होकर के डेली बेसिस पे जो भी जितनी भी क्लासेस होती हैं तो सबका आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, अच्छा इस तरफ से करना चाहो तो इस तरफ से भी कर सकते हो आप। जैसे 64 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 8 नंबर पे 1% है तो 8 8 64, ये 8% के बराबर है। तो इसमें 48 में से 8 घटाओगे तब भी 40% ही आएगा, यहाँ से भी 40% है। तो कैसे भी कर लो काम वही है, 40% आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर 40% नंबर उसको चाहिए। कितने चाहिए, 40% नंबर उसको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब मैं साधारण ब्याज का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे वहां से कॉन्सेप्ट नहीं आता हो। अभी यूपी पुलिस में देख लो, जीडी में देख लो, रेलवे में देख लो, एसएससी में देख लो, हर कहीं पे साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन। मैंने कहा कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से अगर कोई राशि 8 गुना हो गई, 8 गुना हो गई 21 वर्ष में, 21 वर्ष में कोई धनराशि 8 गुना हो गई, तो बताओ यहां पर ब्याज की दर क्या होगी। बताइए यहां पर ब्याज की दर क्या होगी, बताइए यहां पर ब्याज की दर क्या होगी, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो देखो एक काम करना, सीधा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसमें तुमको। जितने भी गुणा वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट में करवाना चाहे, जैसे 8 गुणा है तो 8 में से आपको एक कम करना है, यानी कि 7 हो गया। कितने वर्ष में, 21 वर्ष में, तो 7 बटे में 21, बटे में 21 रखेंगे और गुणा में रखेंगे 100। तो 7 बटे 21 क्या हो गया, 1/3, और 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए सवाल को क्या कहता है, एक बार आप लोग कोशिश करके देखें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहानी है, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 17 वर्ष में 3 गुना। अब इसी समान दर पर अगर मुझे उसको 17 गुना करना है तो कितने वर्ष लगेंगे। देखो ऐसा है, पहले उसने बोला कि 17 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 17 वर्ष में कितना बोला है उसने, 3 गुना। अब वो कह रहा है अगर मुझे 17 गुना इस राशि को करना है तो कितने वर्ष मुझे इसमें लगेंगे। तो वही सिंपल काम करना है, जितने भी गुणा करना है उसमें से एक कम करो। 3 गुणा करना है तो यहाँ पे 2 लिखो और बटे में आपको जो समय दिया हुआ है वो लिख दो। ठीक है, ये जो दर यहाँ पे बनेगी इसी दर के हिसाब से दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि 17 गुना करना है तो इसको यहाँ पर 16 लिखो। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम आप लोगों को यहाँ पर पता करना है, वो टाइम आपको यहाँ पर पता करना है। दोनों में समान दर है, अगर आप दोनों में गुणा 100 लगाना चाहें तो लगा सकते हो, दो कंडीशन है तो वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो हटा भी सकते हो। 8 से काटोगे 17 8 136, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 136 वर्ष, 136। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कहानी क्लियर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सिंपल सी आसान सी कहानी है, सिंपल सी आसान सी चीज है। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा कि कोई धनराशि 25 गुना हो जाती है 144 वर्ष में, तो साधारण ब्याज की यहां पर दर क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। और ये आपके क्वेश्चन का होमवर्क है,
इसको आप लोग सभी सॉल्व कीजिएगा। अब आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए बच्चा 5 सितंबर को आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, तो उसके लिए ओरिएंटेड क्लासेस, मतलब कंप्लीटली उसके लिए डेडिकेटेड क्लासेस क्वांट की, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, सब चीज़ों की चलेंगी, जीएस वगैरह की भी। और रेलवे की जो भर्ती है उसके लिए भी डेडिकेटेड क्लासेस आपकी चलने वाली हैं, तो बहुत जल्द वो क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे और क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे होंगे। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।